हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार सिंह। जैसा कि बोर्ड पे लिखा है बिलियन, तो आज हम जानेंगे कि बिलियन चैप्टर में कौन कौन से मुख्य पॉइंट्स होते हैं और 12th लेवल के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है। और हमारे चैनल का नाम है क्वांटम एक्सप्लोरर। जैसा कि बोर्ड पे लिखा है बिलियन, तो बिलियन कुछ नहीं है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। जैसे पानी में जब हम चीनी को मिलाते हैं तो चीनी का घोल तैयार होता है। चीनी का घोल, तो हमने पानी में चीनी को घोला है। जिसको घोलते हैं उसे बोलते हैं विलेय, और जिसमें घोलते हैं उसे बोलते हैं विलायक, और दोनों को मिलाकर हमारा तैयार होता है उसे कहते हैं विलयन। यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि विलयन के दो घटक होते हैं, विलायक और विलेय। विलेय जो है वो कम मात्रा में होता है और विलायक जो है वो अधिक मात्रा में होता है। दोनों को मिलाने से हमारा बनता है विलयन। तो आज हम ये पढ़ेंगे, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रमुख अणुसंख्य गुणधर्म। प्रमुख अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म जैसे सबसे पहला हम पढ़ेंगे परासरण क्या होता है, तथा परासरण दाब क्या है। तो सबसे पहले इसी से स्टार्टिंग करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जब किसी किशमिश को किसी पानी में डुबोया जाता है तो कुछ समय बाद किशमिश क्या होती है, फूल जाती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि किशमिश की जो बाहरी परत है उसे अर्धपारगम्य अगर झिल्ली मान लें तो हम ये देखते हैं कि विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति प्रारंभ कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को कहते हैं परासरण। यानी परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। यह प्रक्रिया परासरण कहलाती है। और परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जिस दाब की आवश्यकता पड़ती है उसे हम परासरण दाब कहते हैं। इसे पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है पाई v बराबर NST, या इसी का रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं पाई बराबर N/V ST। इसी को कह देते हैं पाई बराबर CST। तो सबसे पहले पता होना चाहिए पाई क्या है। यहाँ पर पाई जो है वो परासरण दाब है, B विलयन का आयतन है, N नंबर ऑफ मोल्स है, S कांस्टेंट है जिसे सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं, और T यहाँ पर तापमान है। यानी परासरण दाब वह दाब होता है जो परासरण की क्रिया को रोक सके, वह परासरण दाब कहलाता है। सेकंड पॉइंट हमारा है, सेकंड स्टेप में हम देखेंगे, दूसरा गुणधर्म देखेंगे वाष्प दाब में अवनमन। नंबर 2 पॉइंट है हमारा वाष्प दाब में अवनमन। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वाष्प दाब क्या होता है। किसी द्रव द्वारा बर्तन की सतह पर जो दाब लगाया जाता है वह वाष्प दाब कहलाता है। अब हम जानते हैं एक बर्तन में हम केवल पानी को लेकर और उसको स्ट्रांगली जब हीट करते हैं तो उससे वेपर्स निकलना बाहर स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक, वेपर्स निकलने के बाद इसी बर्तन में जब हम कुछ चीनी के कण डालते हैं तो चीनी के कण डालने के बाद जो वेपर्स हैं जो पहले निकलना स्टार्ट हो गई थी वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। यानी पहले की मात्रा में जो वाष्प दाब है वो कम हो जाता है। तो यहाँ से ये स्पष्ट होता है कि पहले इसमें सिर्फ हमने पानी लिया था, यानी ये विलायक था। फिर हमने जब इसमें चीनी ऐड कर दी तो ये क्या बन गया, विलयन। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि विलायक का वाष्प दाब हमेशा विलयन से कम होता है, क्योंकि जब हमने सिर्फ पानी को जब बॉयल किया था तो वेपर ज़्यादा बन रही थी। जब उसमें चीनी ऐड कर दिया तो वेपर्स पहले की मात्रा में कम हो गई। यानी स्पष्ट है कि विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से ज़्यादा होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में बाहर से कोई अवाष्पशील अशुद्धि मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है। यही घटना कहलाती है वाष्प दाब में अवनमन। हमने माना कि विलायक का वाष्प दाब P0 है और विलयन का वाष्प दाब PS है। हम जानते हैं विलायक का वाष्प दाब हमेशा ज़्यादा होता है और विलयन का वाष्प दाब हमेशा कम होता है। तो वाष्प दाब अवनमन हो जाएगा P0 - PS। यानी वाष्प दाब अवनमन बराबर विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। सेकेंड पॉइंट होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन।
क्या होता है वाष्प दाब में अवनमन? यानी वाष्प दाब में अवनमन को अगर हम विलायक के वाष्प दाब से भाग कर दें तो ये कहलाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। जहाँ P0 है विलायक का वाष्प दाब, Ts है विलयन का वाष्प दाब, P0 है विलायक का वाष्प दाब। विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन संबंधी एक नियम है जिसे कहते हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम बताता है कि विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन उसमें मिलाए गए विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी फार्मूला बना P0 माइनस PS बटे P0 बराबर स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल। यदि विलयन तनु है, यदि विलयन तनु है तो यही फार्मूला रिफॉर्म होकर हो जाता है P0 माइनस PS बटे P0 बराबर स्मॉल n बटे कैपिटल N। यानी ये वाला फार्मूला जो है ये तलु विलयनों के लिए लागू होता है। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्या होता है क्वथनांक में उन्नयन? हम सब जानते हैं जब किसी विलायक में बाहर से कोई अवाष्यशील अशुद्धि मिला देते हैं तो पहले से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। इसका सिंपल हम समझते हैं, एक बीकर लिया उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ वाटर लिया और इसको जब बॉयल किया तो ये मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाएगा। दूसरे बीकर में हमने वाटर के साथ कुछ शुगर के पार्टिकल्स लिए चीनी के, जब इसको हम बॉयल करेंगे तो ये फिक्स है कि ये 100 डिग्री से ऊपर ही बॉयल होगा, यानी 105 से लेकर 106 अप्रॉक्स मान लेते हैं। यानी कि यहाँ से स्पष्ट है कि विलायक का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस है और विलयन का जो क्वथनांक है वो पहले से ज़्यादा है। यानी स्पष्ट है जब किसी शुद्ध विलायक में बाहर से कोई अवाष्यशील अशुद्धि मिला देते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जो कि डायग्राम से स्पष्ट है। यही कहलाता है हमारे वाष्प क्वथनांक में उन्नयन। क्या हो, कैसे लिखेंगे क्वथनांक में उन्नयन? क्वथनांक में उन्नयन हम ये जानते हैं कि विलायक का जो क्वथनांक है वो कम होता है, इसे हमने मान लिया T1, और विलयन का क्वथनांक है वो हमेशा ज़्यादा होता है, इसे हमने मान लिया T2। तो क्वथनांक में हो जाएगा T2 माइनस T1 बराबर डेल्टा T। एक तो ये है। दूसरा एक्सपेरिमेंटली जो होता है वो होता है डेल्टा T बराबर डेल्टा TB बराबर KB गुणा 1000 गुणा स्मॉल w बटे कैपिटल W गुणा M। यहाँ इस फार्मूले से हम मिलाए गए विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है डेल्टा TB क्वथनांक में उन्नयन, KB मोलल उन्नयन स्थिरांक, स्मॉल w विलेय पदार्थ की मात्रा, कैपिटल W विलायक पदार्थ की मात्रा और स्मॉल m मिलाए गए विलेय पदार्थ का अणुभार। ये हमने पढ़ा क्वथनांक में उन्नयन। जस्ट इसी की तरह होता है हिमांक में अवनमन। चौथी गुणधर्म होता है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन क्या होता है? जब किसी शुद्ध विलायक में बाहर से कोई अवाष्यशील अशुद्धि मिला देते हैं तो उसके हिमांक में पहले से कमी आ जाती है। इसी को कहते हैं हिमांक में अवनमन। हमने देखा होगा जब हम पुराने समय में जब कुल्फ़ी खाते थे उसमें नमक लगा हुआ होता था, नमनखरी लगती थी। इसका रीज़न ये था कि जब बर्फ़ में हम बाहर से नमक ऐड कर देते हैं तो उसका हिमांक पहले से कम हो जाता है, बर्फ़ आसानी से पिघलता नहीं है। ये घटना हमारी हिमांक में अवनमन से ही रिलेटेड है। तो कैसे करेंगे हिमांक में अवनमन? हम हिमांक में अवनमन में विलायक का जो हिमांक है वो ज़्यादा होता है, जिसे हमने मान लिया T1, और विलयन का हिमांक जो है वो कम होता है, इसे मान लिया हमने T2। तो हिमांक में अवनमन डेल्टा TF बराबर हो जाएगा। क्योंकि विलयन का हिमांक कम होता है और विलायक का हिमांक ज़्यादा होता है तो डेल्टा TF बराबर हो जाएगा T1 माइनस T2। जैसे हमने क्वथनांक में उन्नयन लिखा था बिल्कुल जस्ट उसी की तरह हिमांक में अवनमन का फार्मूला लिखेंगे। डेल्टा TF बराबर KF गुणा 1000 गुणा स्मॉल w बटे कैपिटल W गुणा M। या फिर वही है डेल्टा TF हिमांक में अवनमन, KF मोलल अवनमन स्थिरांक, स्मॉल w विलेय पदार्थ की मात्रा, कैपिटल W विलायक पदार्थ की मात्रा और स्मॉल m मिलाए गए विलेय पदार्थ का अणुभार। इस वीडियो में हमने देखा विलयन में उपस्थित विलयन चैप्टर के अणुसंघ गुणधर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो हम पढ़ेंगे कि विलयन की सांद्रता को कैसे नापते हैं और कौन कौन सी इकाइयाँ हैं। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।